तो आज हम पढ़ेंगे वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का लेक्चर पढ़ा है यूट्यूब चैनल पे मेरे। तो आप उसे देख लीजिएगा। वाटर इंजीनियरिंग आज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो व्हाट इज वाटर इंजीनियरिंग? एक तो पहली बात तो SSCJ और RRBJ के लिए और DDA के लिए भी बेसिकली का सारे AJ एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है वाटर इंजीनियरिंग। तो इस पे थोड़ा डिस्कशन करते हैं, शॉर्ट नोट्स वन शॉट में एक तरीके से देख सकते हैं हम लोग। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड वो बिना मेरे पढ़ाए हुआ होगा, मतलब जैसे साफ साफ दिख रहा है वैसे ही होगा। और अगर आपको टेस्ट वेस्ट देना है तो आप ये नीचे लिंक दिया होगा, वहाँ से टेक्स्ट बुक का आप कोड कॉपी करके आप टेक्स्ट बुक पे पेस्ट करिए। वहाँ पे आप जो भी टेस्ट देंगे वहाँ पे रेफरल कोड जैसे काम करेगा। ठीक, तो शुरू करते हैं वाटर इंजीनियरिंग। तो वाटर इंजीनियरिंग पहली बात तो क्या होता है? इंजीनियरिंग दैट डील्स विद वाटर एंड इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सोर्स से शुरू होता है, रॉ वाटर, देन कम्युनिटी एंड देन वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका IS कोड इंपॉर्टेंट है, 1172 काफी बार पूछा गया है, स्पेशली SSCJ में काफी बार पूछा गया है। 1172 याद रखेंगे। ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन ये पूछा तो नहीं गया, बट आप याद रख सकते हैं 10500। ठीक। एनुअल एनुअल एवरेज डेली डिमांड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पहली बात तो टोटल डिमांड इन अ सिटी और इन अ ईयर, ठीक है, अपॉन 365 इंटू पॉपुलेशन। ये ना याद रहो तो इससे ज्यादा बेटर है ये वाला याद रखिए, पॉपुलेशन इंटू पर कैपिटा वाटर डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एनुअल एवरेज डेली डिमांड। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ डिमांड कितनी क्या क्या रखी जाती है? सबसे काफी बार अब तो पुराना क्वेश्चन हो गया, बट पूछने को क्या है, पूछ सकता है कि डोमेस्टिक डिमांड वाटर की कितनी होती है? 135 LPCD बोली जाती है, लेकिन 135 से 225 LPCD रख सकते हैं। ठीक है, जिसमें 50 से 60% ऑफ टोटल डिमांड जाता है। बेदिंग के लिए 55 लीटर, कुकिंग के लिए 5, क्लोथ के लिए 20, ड्रिंकिंग के लिए 5, फ्लशिंग के लिए 30, वाटर वॉशिंग के लिए 10 और यूटेंसिल्स के लिए 10, जो कि टोटल करने पे 135 लीटर आता है। LPCD क्या होता है? LPCD अगर बाई चांस किसी को ना पता हो तो ये होता है लीटर पर कैपिटा डे। ठीक है, पर डे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड कितनी होती है? 20 से लेके 50 LPCD होती है। एंड मिनिमम जो होती है वो सिनेमा में यूज होती है, अराउंड 20 LPCD। और जो मैक्सिमम यूज होती है वो हॉस्पिटल्स में यूज होती है, ऑन द बेसिस ऑफ बेड्स कितने। अगर बेड्स 100 से कम है तो 350 LPCD। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर 100 से ज्यादा है बेड तो 450 LPCD। देन इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड 50 से 450 LPCD होता है। मिनिमम जो होता है वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में और मैक्सिमम जो होता है वो पेपर इंडस्ट्री में होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर इंडस्ट्री वाला। ठीक है। वाटर फॉर पब्लिक यूज के लिए अराउंड 5 से 10% होता है। ये SSCJ में पूछा गया था, 5 से 10%। ठीक है, अराउंड 10 से 40 LPCD। लॉसेज ऑफ थेफ्ट कितना होता है? अराउंड 15 से 20% ऑफ टोटल डिमांड होता है, अराउंड 55 LPCD। और जब इन टोटल जो यूज होता है, टोटल वाटर डिमांड कितनी आती है? तो 250 से लेके 350 LPCD आती है। जब इन सबको प्लस करेंगे तो 350 LPCD तक जाता है। फिर फायर डिमांड पे डिस्कशन करते हैं। फायर डिमांड क्या होता है कि अगर कहीं बाई चांस आग लगे तो उसे बुझाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूलाज हैं, उन पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फायर फाइटिंग का ड्यूरेशन जो 3 से 4 घंटा का होता है, और प्रेशर जो रिक्वायर होता है नोजल में 120 से लेके 150 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 3 स्टेम रिक्वायर होती है, 3 स्ट्रीम। और डिस्चार्ज होता है पर स्ट्रीम से 1100 लीटर पर मिनट होता है। सोच सकते हैं 1100 लीटर पर मिनट कितना प्रेशर होगा। और फायर डिमांड हमेशा 1 LPCD से कम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको एज अ PDF डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें, नहीं तो आप एज इट इज लिखें, बहुत जरूरी है। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जो फॉर्मूला है 100√P, और जो P है वो पॉपुलेशन है, जो कि थाउजेंड्स में रखेंगे। ठीक है, जहां भी PP लिखा है ना, या ये हर हर जगह P, वहां पे थाउजेंड्स में लिखेंगे। जैसे 10, जैसे 1 लाख हो गया। ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो इसमें 1 पर 1000 के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 100,000। ठीक है, 100√P करेंगे इसलिए।
ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मूला हो गया 100 रूट पी। नेशनल बोर्ड ऑफ फायर ये, और इसे अंडर राइटर्स फॉर्मूला भी कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 4637 रूट पी 1 - 0.101 रूट पी। ठीक है, और ये व्हेन पॉपुलेशन इज लेस देन 2 लाख। ठीक, और अगर पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर है तो 54600 लीटर्स पर मिनट होगा। कुछलिंग फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काफी बार पूछा गया है। 3182 रूट पी इसका फॉर्मूला होगा। ऑबस्टन्स फॉर्मूला 4663 रूट पी। फ्रीमैन्स फॉर्मूला 1136 P/5 +10। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया पी थाउजेंड्स में रखेंगे। फिर फ्लक्चुएशन इन वाटर डिमांड, इस पे तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया और आज भी पूछा जाता है क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो कैसे रखते हैं इसको मैं याद करने का तरीका बता देता हूँ। पहली बात तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे जैसे मैंने लिखा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखे जैसे मैंने लिखा है। एक मिनट, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मैक्स ईयरली डिमांड, फिर मंथली, वीकली, डेली, आवरली। ठीक है, इसे इस वाले को अभी रखते हैं। ठीक है, 1, 1.28, 1.48, 1.8, 2.7। देखिए मैं बताता हूँ। 1, 1.28, 1.48 और 1.8 और 2.7। अब इधर तरफ ले लेते हैं ईयरली, मंथली एंड देन वीकली एंड देन डेली और देन आवरली पे आ जाते हैं। आवरली पे हो जाएगा 2.7। ठीक, फिर मैक्स आवरली डिमांड ऑफ मैक्स डे। ठीक है, मैक्स आवरली डिमांड है और मैक्सिमम डे का, उसका क्या होगा? 1.5 ऑफ एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्स डे। ठीक है, ये फॉर्मूला अलग से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे तो काफी बार क्वेश्चन आया और बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए काफी बार आया। ठीक है, तो याद होगी ना। ईयरली के लिए 1, वीकली के 1.28, मंथली के लिए, वीकली के लिए 1.48 और डे के लिए 1.8 और आवरली के लिए 2.7। फिर ये तो हो गया सिलेक्टेड उसके लिए। फिर फॉर एनी नंबर ऑफ डेज के लिए अगर पूछा जाए तो उसके लिए गुडरिच फार्मूला यूज करते हैं। तो उसका फार्मूला होता है P = 1.8 इंटू टी -0 की पावर -0.1। ठीक है, फिर ये पी क्या है? पॉपुलेशन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, समझ गए ना आप? कोइंसिडेंट ड्राफ्ट मतलब ये हो गया। ये मतलब जैसे सिलेक्टेड डेज हो गए ना, कि एक महीना लिया जाता है 30 डेज का, ईयर लिया जाता है 365 डेज का। तो गुडरिच फॉर्मूला होता है कितने कोई भी नंबर ऑफ डेज ले ले तो उस पे काम आता है। फिर कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है, आज भी कभी कभार पूछ लेते हैं। तो ये क्या होता है? इट इज अ सम ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड और फायर डिमांड। ठीक है, जैसे कि बताया। फिर कुछ एक्स्ट्रा उसमें कि डैम्स रिजर्वायर्स की क्या यूनिट, कितने साल के लिए इन्हें बिल्ड किया जाता है, इनकी लाइफ क्या होती है और ये कितनी, इनकी डिमांड क्या होती है। ठीक है, तो डैम और रिजर्वायर 50 साल के लिए बिल्ड होते हैं और मैक्सिमम डेली डिमांड पे इन्हें डिजाइन किया जाता है। फिर पाइप्स 30 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड। पंप्स 15 ईयर्स के लिए, मैक्सिमम डेली डिमांड। वाटर ट्रीटमेंट 15 ईयर्स, मैक्सिमम डेली डिमांड। सर्विस रिजर्वायर 15 ईयर्स, इमरजेंसी प्लस स्टोरेज प्लस बैलेंस स्टोरेज। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम 30 ईयर्स, मैक्सिमम ऑफ कोइंसिडेंट ड्राफ्ट और मैक्सिमम आवरली डिमांड। ठीक है, तो देखिए मैक्सिमम डेली डिमांड पे डिजाइन किया जाता है जनरली डैम्स, रिजर्वायर्स, पाइप्स, पंप्स, वाटर। फिर रिजर्वायर नीचे से एज अ टेबल याद करेंगे ना तो आपको याद रहेगा। सर्विस रिजर्वायर, फिर इमरजेंसी स्टोरेज प्लस सर्विस स्टोरेज प्लस बैलेंस स्टोरेज। और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है मैक्सिमम डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड और कोइंसिडेंट ड्राफ्ट। ठीक है, और अगर ये जो ईयर्स हैं कितने साल के लिए बिड किया जाता है, अगर ये ना याद हो तो मैं आपको बताता हूँ इसको याद करने का। ये तो याद रहेगा 50 ईयर्स वाला। ठीक है, पाइप्स 30 ईयर्स। जो पंप्स हैं, जो मतलब इक्विपमेंट टाइप चीजें हैं, वो 15 साल के लिए डेवलप की जाती हैं, देखिए। ठीक है, फिर कैनाल जो कंक्रीट लाइनिंग के साथ आता है उसे 60 ईयर्स के लिए डेवलप किया जाता है। ठीक, एक हैशटैग पॉइंट, when flow mass in curve, when demand line is drawn from a single ridge in mass curve does not intersect mass curve again, it represents the demand cannot be met by inflow as a reservoir will not refill। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है जैसे मैं बताता हूँ। जैसे कोई डैम है, ठीक है, या रिजर्वायर है, उसका ग्राफ बनाए फिल करने के लिए, तो वो ऐसे 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 होता है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, तो क्या होता है? वो यहाँ पे नहीं फिल हुआ, ठीक है, क्योंकि ये देखिए छू नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए नहीं छू रहा, तो यहाँ पे पूरा नहीं फिल हुआ, बट यहाँ पे फिल हो गया।
ठीक है, वो ये बता रहा है, ये लाइन यही बता रही है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने हैशटैग पॉइंट करके यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग पे आते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के पहली बात तो कई मेथड है, बट जो पूछा जाता है उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ये अरिथमेटिक मेथड होता है। इसमें क्या होता है, रेट ऑफ ग्रोथ कांस्टेंट होती है और एवरेज इंक्रीज इज कंसिडर्ड ऑन द करंट पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट जैसा होता है, जैसे आज की पॉपुलेशन 10,000 है। ठीक है, तो हर साल इसी 10,000 के हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ेगी, मतलब पहले साल 10% इसकी बढ़ी, पहले साल इसकी 10% बढ़ी, तो ये होगी। फिर अगले साल 10% इसकी बढ़ी, फिर 10% इसकी बढ़ी, और तीनों को प्लस करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। ठीक है, ये पॉपुलेशन फोरकास्ट हो गया अकॉर्डिंग टू अरिथमेटिक मेथड। इसका फॉर्मूला होता है पी 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 नॉट प्लस एन इंटू एक्स। इसमें पी क्या होता है, करंट पॉपुलेशन होती है। पी जो होता है पॉपुलेशन ऑफ लास्ट डिकेड होती है। एक्स जो होता है एवरेज पॉपुलेशन इंक्रीज पर डिकेड होता है, और नंबर ऑफ डिकेड्स एन होता है। डिकेड में रखना है, याद रखिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं रखना है, नंबर ऑफ डिकेड्स रखने हैं। एक डिकेड 10 साल से बनता है। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इट इज सुटेबल फॉर ओल्ड सिटी। ठीक, फिर ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड पे बात करते हैं। ये क्या होता है, ये कंपाउंडिंग तरीके से काम करता है। इसे और क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड, एंड इट इज बेसिकली फॉर लार्ज सिटीज और यंग सिटीज के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें जो रेट ऑफ ग्रोथ होता है इस कांस्टेंट, जैसे 10% इंक्रीज कर रही है तो हर साल 10% से इंक्रीज करेगी, बट बीइंग कंपाउंडेड एवरी ईयर। ठीक है, जैसे क्या हुआ, 10,000 पॉपुलेशन थी, ठीक, तो पहले साल 10% से हुई, तो ये हो गया 10,100। ठीक, फिर अगले साल इसी 10% पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, जो भी होगा एक्स अमाउंट। ठीक है, उस पे फिर 10% होगा तीसरे साल। ठीक है, तो ये कंपाउंडिंग तरीके से बढ़ती है। इसका फॉर्मूला पी नॉट 1+r/100 की पावर एन। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा होगा। सुटेबल फॉर न्यू सिटीज। ठीक है, यू न्यू एंड यंग सिटीज। फिर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट कांस्टेंट, पहली बात। ठीक है, अभी तक रेट ऑफ ग्रोथ जो था, वो जो परसेंटेज इंटरेस्ट जो भी कह सकते हैं, वो कांस्टेंट था। may either increase or decrease, or method used when city is unknown, पहली बात, and gives best result। फॉर्मूला ये है, जो कि कई नहीं पूछा जाता, ईएससी वीएससी में पूछा जाता है, नहीं तो इसको आप ना भी याद रखें तब भी चलेगा। फिर डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सुटेबल व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज विद टाइम एंड अप्रोचेस सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, जब सैचुरेशन में पहुंच जाती ना, तो डिक्लाइनिंग रेट ग्रोथ मेथड या फिर डिक्रीजिंग रेट ग्रोथ मेथड बोलते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है। फॉर्मूला ये है, जो कि नहीं पूछा जाता। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी पर हेक्टेयर, इसे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, कि 5,000 पॉपुलेशन में है, तो 75 से लेके 150 तक पर पॉपुलेशन डेंसिटी पर हेक्टेयर होगी। ठीक है, ये इसकी एंड ये इसकी। फॉर अबव 1 लाख 350 से लेके 1,000 आदमी रहेगा पर हेक्टेयर। फिर मेथड्स फॉर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कंसिडर्स पॉपुलेशन डेंसिटीज। ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड ऑफ पॉपुलेशन है जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटीज को कंसिडर करते हैं, तो जोनिंग मेथड और मास्टर प्लान मेथड, इसको याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैशटैग पॉइंट है, ये देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए हैशटैग पॉइंट करके मैंने लिखा है। जोनिंग मेथड और प्लानिंग मेथड किसमें, पॉपुलेशन डेंसिटी जिसमें कंसिडर किया जाता है। एक मॉडर्न मेथड है, और सिटी इज डिवाइडेड इनटू रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, मतलब कई एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है पूरी सिटी को। फिर पॉपुलेशन डेंसिटी एक्सप्रेस इन द नंबर ऑफ पीपल पर हेक्टेयर, जैसे कि अभी बताया था। लॉजिस्टिक कर मेथड, पहली बात तो ये एस टाइप कवर होता है। ठीक है, सुटेबल फॉर रीजन्स वेयर रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन विद टाइम एंड ग्रोथ रीच एंड अल्टीमेट सैचुरेशन लिमिट बिकॉज ऑफ स्पेशल लोड फैक्टर्स। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, सैचुरेशन तरफ चला जाता है ड्यू टू स्पेसिफिक लोड फैक्टर्स, लॉजिस्टिक कर्व बोलते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन फोरकास्ट करने का एक तरीका है। फिर वाटर की कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ेंगे, और उनकी कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए उस वो पढ़ेंगे। ठीक है, सेफ और एक्सेप्टेबल लिमिट्स। तो
सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होते हैं? देखिए, जैसे आप कभी पानी को रखेंगे और थोड़ी देर छोड़ देंगे तो एक पतली सी लेयर टाइप चमकती है ऊपर तरफ तैरते हुए, उसे कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है। और टीडीएस की वजह से होता है। ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स वो भी वही होता है, बट थोड़ा और स्मॉलर फॉर्म्स में। तो इट इज मेजर्ड बाय ग्रेवियोमेट्रिक मेथड। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेवियोमेट्रिक मेथड से मेजर करते हैं। परमिसिबल लिमिट जो होती है इन ड्रिंकिंग वाटर 30 मिलीग्राम पर लीटर होती है। एंड इनऑर्गेनिक सॉलिड्स कौन कौन से होते हैं? इनऑर्गेनिक जैसे सिल्ट हो गया, ग्रेवल हो गया, देन सैंड्स हो गई, क्लेज हो गया, ये इनऑर्गेनिक्स में आ गया। ठीक है। और ऑर्गेनिक्स में जैसे क्या क्या आता है? प्लांट फाइबर्स हो गए, एल्गी हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन हो गया और फोस्फेट हो गया, ये सब ऑर्गेनिक में आ गया। ठीक है। फिर साइज क्या होता है? ठीक है, साइज पढ़ेंगे हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट। सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है, सबसे छोटे सॉलिड्स होते हैं। नहीं, सस्पेंडेड सॉलिड सबसे बड़े सॉलिड्स होते हैं, फिर कोलाइडल्स होते हैं, देन डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं। डीएस जो होता है वो डिजॉल्व सॉलिड्स होता है, और सबका साइज यहाँ लिखा है। ठीक। फिर टर्बिडिटी पे आते हैं। ये क्या होता है? मेजर ऑफ एक्सटेंट which light is either absorbed or scattered due to dissolved solids or suspended solids। टिंडल इफेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो ये टिंडल इफेक्ट को ही शो करता है। ठीक है, टर्बिडिटी एक तरीके से उसी से रिलेटेड है कि व्हेन लाइट पास की जाती है तो एब्जॉर्ब या फिर स्कैटर्ड होगी ड्यू टू दिस टर्बिडिटी। तो एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है वो 500 मिली। देखिए, लिमिट्स याद रखना बहुत जरूरी है। लिमिट्स हर पेपर में आती है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट 2000 मिलीग्राम per liter है। Turbidity is inversely proportional to size of particles। Turbidity is directly proportional to suspended solids is directly proportional to fineness। याद रखेंगे। ठीक है। फिर मेथड्स टू मेजर टर्बिडिटी। देखिए, टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कई मेथड होते हैं। ठीक है? इसमें से पहला है टर्बिडिटी रॉड मेथड। बहुत ही लेमैन मेथड है, बेसिक सा मेथड है, फील्ड मेथड है, आप तुरंत कर सकते हैं। फील्ड मेथड मेजर्ड यूजिंग SiO2 स्केल्स। ठीक है, याद रखेंगे SiO2 यूज होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। रॉड इज इमर्स्ड इन द वाटर एंड अप टिल प्लैटिनम निडल गेट्स डिसअपियर्ड। एक प्लैटिनम निडल लगी होती है, तब तक वहां पे कुछ मार्किंग्स होती है और तब तक डुबोया जाता है पानी में जब तक प्लैटिनम निडल जो होती है वो डिसअपियर ना कर जाए। ठीक है, ऐसे मेजर हो जाता है। फिर जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। तो ये जो मेथड होता है, ये देखिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए नहीं यूज किया जाता है, ये जनरली वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट्स में इनमें यूज किया जाता है। देखिए, मैंने लिखा भी है, वाटर सप्लाई के लिए नहीं यूज किया जाता है, और ऐसे वाटर के लिए यूज किया जाता है जिसकी जो टर्बिडिटी हो वो 25 से ज्यादा हो। ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट जीटी होती है, जिसका फुल फॉर्म है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। लैब मेथड है फर्स्ट थिंग, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। ठीक है। फिर नेफ्लोमीटर, बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्कैटरिंग पे डिपेंड करता है, वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है, और इसी में कंफ्यूज होके बच्चा जो है गलत लगा देता है, इसलिए। तो ये स्कैटरिंग पे डिपेंड है और वो एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड है। नेफ्लोमीटर टर्बिडिटी यूनिट जो होती है, नेफ्लोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जो टर्बिडिटी मेजर करने में हेल्प करता है। तो इट इज बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इसमें जो लिक्विड यूज करते हैं वो फॉर्मेजीन होता है, तो इसमें फॉर्मेजीन की वजह से इसकी जो यूनिट होती है फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट हो जाता है। इफ SiO2 यूज, जब SiO2 यूज होता है तो NTU बोलते हैं। NTU क्या होता है? नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है। FT जैसे मैंने लिखा है फॉर्मेजीन, और NTU नेफ्लोमेट्रिक। देखिए, एक्सेप्टेबल लिमिट जो इंपॉर्टेंट है याद रखना वो ये है। ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट 1 NTU और रिजेक्शन लिमिट 5 NTU, ये ड्रिंकिंग वाटर की लिमिट्स हैं। ठीक है। बेलीज मीटर भी एक मेथड होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है टू मेजर टर्बिडिटी। ठीक है। ये कलर मैचिंग टेक्निक पे बेस्ड होता है, इसका जो प्रिंसिपल है कलर मैचिंग टेक्निक है। 0 से 5 JTU तक का मेजर कर सकता है। लो, जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे एक क्वेश्चन था कि देखिए दो क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल बेलीज मेथड इज
बेस्ड, ठीक है, तो वो कलर मैचिंग टेक्निक हुई है। और ये बेलीज मेथड जो है ये किस वाटर के लिए यूज होता है? फॉर हाई टर्बिडिटी, लो और मीडियम टर्बिडिटी। तो लो टर्बिडिटी के लिए यूज करेंगे, 0 से 5 क्योंकि यूनिट है, मेजरमेंट कर सकता है। टर्बिडिटी इज मेजर्ड ऑन द SiO2, इसके लिए तो पढ़ ही चुके हैं। जैक्सन टर्बिडिटी मीटर इज यूज फॉर हाईली टर्बिड वाटर, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, फिर कलर पे बात करते हैं, पानी का जो कलर है वो कैसा हो और उसकी यूनिट क्या हो। ठीक है, पहली बात तो यूनिट होती है TCU, ट्रू कलर यूनिट, इसका फॉर्मूला वो फुल फॉर्म है। कलर कॉज्ड ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड्स, याद रखेंगे डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है। कलर कॉजिंग कंपाउंड जो है विद क्लोरीन बिकम्स कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक, हाँ, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स विच कॉजेज कैंसर। ठीक है, याद रखेंगे। मेजरमेंट यूजिंग टिंटोमीटर एंड नेस्लस ट्यूब, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करते हैं कलर्स को इन द वाटर। टिंटोमीटर एंड नेस्लस ट्यूब। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट्स 5 से लेके 15 TCU। TCU का फुल फॉर्म आप ऊपर मैंने बताया था, ट्रू कलर यूनिट होता है, आप कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं। ठीक है, देन कलर स्केल, एक और स्केल होती है, हेजन स्केल बोलते हैं। ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट 5 हेजन है और रिजेक्शन जो है वो 15 हेजन है। फिर ट्रू कलर इज ड्यू टू डिजॉल्व सॉलिड, जो पानी का ब्लू कलर होता है ना, वो डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से होता है। एपरेंट कलर जो होता है वो सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स की वजह से आता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से। ठीक है, फिर टेस्ट एंड ऑर्डर, पानी का टेस्ट कैसा होता है उस पर डिस्कस करते हैं कि सल्फर जो होता है, बेसिक सल्फर हैशटैग पॉइंट लगा देता हूँ। सल्फर जो होता है वो रोटेन टाइप का स्मेल देता है पानी को। अदर सोर्सेज लाइक एल्गे कॉजेज बैड odor एंड गैसेज लाइक H2S CH4, ये भी बैड odor बनाते हैं पानी को। ठीक है, 20 से 25 डिग्री पे नापते हैं और odor इज मेजर्ड बाय ऑस्मोस्कोप, इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, यूनिट होती है टन। थ्रेशोल्ड odor नंबर, एक्सेप्टेबल लिमिट 1 और रिजेक्शन है 3, 1 से लेके 3 टन। टेम्परेचर 10 से 25 डिग्री तक ऑप्टिमम माना जाता है। टन कैसे मेजर किया जाता है? टन हैशटैग पॉइंट टन। टन का फुल फॉर्म क्या था कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं इनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर RRB जे, उसमें काफी बार पूछ लिया जाता है। तो टन का जो फुल फॉर्म है वो थ्रेशोल्ड ओडर नंबर है, जैसे कि बताया था अभी। तो ये कैसे निकलता है? एक फॉर्मूला है A+B/B। ये कैसे? ए जो है हमारा प्योर वाटर है, ठीक है, बी जो है हमारा सैंपल है और बी नीचे भी होगा, बी सैंपल। ठीक है, तो ये कैसे होता है? जैसे हमने कोई वाटर लिया और उसे पानी में घोल के डाइल्यूट कर लिया, ठीक है, उसी उसी को बताया गया। ठीक है, और पीओ वैल्यूज क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर बोलते हैं इसे, इंटेंसिटी ऑफ ऑर्डर। तो ये किस पे ये क्वेश्चन पूछा गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, RRB जेई में पूछा गया था शायद पहली शिफ्ट में, 22 जून वाले में, 22 अप्रैल वाले में। ठीक है, तो कैसे? 0 होगा तो नो प्रेसिपिटेबल ऑर्डर है, 1 होगा तो वेरी फेंट, 2 पे फेंट, 3 पे डिस्टिंक्ट, 4 पे ओवर स्ट्रॉन्ग और 5 पे एक्सट्रीम होता है। NTU बताया था, नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट। और फैक्टोमीटर क्या होता है? यूज टू मेजर ओडर्स कंसंट्रेशन इंटेंसिटी एंड हेलोनिक टन्स। ठीक है, फिर केमिकल पैरामीटर्स पर डिस्कशन करते हैं। केमिकल पैरामीटर कौन कौन से केमिकल डिजॉल्व होते हैं पानी में, वो पढ़ते हैं कि TDS, अभी तो पढ़े थे TDS, बताएंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स की जो लिमिट है ड्रिंकिंग वाटर में कितनी है फर्स्ट थिंग, और किससे मेजर किया जाता है बताएंगे। ठीक है, फिर TDS मेजर्ड बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट, डायनिक टेस्ट भी बोलते हैं, स्पेसिफिक इन मिलीग्राम एट 25 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी टेस्ट डायनिक टेस्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एक्सेप्टेबल लिमिट 500 मिलीग्राम पर लीटर और रिजेक्शन लिमिट 2000 मिलीग्राम पर लीटर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे TDS बढ़ेगा। TDS को निकालने का तरीका 0.65 इंटू इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। फिर एल्कलिनिटी पढ़ते हैं, क्या होता है? मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड्स, इसे एल्कलिनिटी कहते हैं। ये वैसे तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसकी वजह से होती है इस पर डिस्कस करते हैं। इट इज ड्यू टू कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से। ठीक है, SO3 CO3 और OH आयंस की वजह से।
एक्सेस एल्कलिनिटी कॉजेज इनक्रस्टेशन इन पाइप्स, याद रखेंगे। इनक्रस्टेशन हो जाता है, कोरोजन बोल सकते हैं, या फिर एक तरीके का तो इनक्रस्टेशन हो जाता है। इम्पार्ट्स बिटर टेस्ट, प्रेजेंस ऑफ एल्गी कॉजेज एल्कलिनिटी, याद रखेंगे। ठीक है। फोस्फोरस इज द मेन कॉज ऑफ एल्गी, ये भी याद रखेंगे। एल्गी को हटाने के लिए CSO4 यूज करते हैं, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हैशटैग पॉइंटर। जैसे जो वीडियो देखते हैं उनको तो पता चल गया होगा CSO4 यूज करते हैं, बट जो PDF डायरेक्टली डाउनलोड करते होंगे उनको तो पता नहीं चलता होगा, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एल्कलिनिटी इज मेजर्ड इन कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर, ये भी याद रखेंगे, ये तो सबसे भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है। एक्सेप्टेबल लिमिट तो है ही इम्पोर्टेंट, 200 मिलीग्राम, और रिजेक्शन लिमिट 600 मिलीग्राम। alkalinity is measured neutralized at the pH of 4.5, ये भी याद रखेंगे। एंड alkalinity निकालने का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं जैसे SSCJ में आते हैं तो उसमें ये न्यूमेरिकल लगा के हेल्प करके यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, OH आयंस लेंगे जो गिवन है, मिली इक्विवेलेंट वेट लेंगे ऑफ OH का, और इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 लेंगे, इंटू करेंगे, प्लस करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है। कैसे टाइट्रेंट यूज होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, और इंडिकेटर यूज होता है फेनोक्सिलीन या फिर मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कैसे, इस सबका याद रखेंगे। OH का 17, SCO3 का 61, CO3 का 60, CaCO3 का 50, सी कैल्शियम का 20, और मिलीग्राम मैग्नीशियम का 12। फिर पीएच पे बात करते हैं। पीएच रेंज क्या है, 0 से 40 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पीएच माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस और माइनस लॉग ऑफ OH माइनस आयंस, और दोनों को प्लस करेंगे तो 14 आ जाएगा। मेजर्ड बाय पोटेंशियोमीटर्स, एक्सेप्टेबल लिमिट 7 से 8.5 तक है, और रिजेक्शन 6.5 से नीचे और 9.2 से ऊपर। फिर हार्डनेस पर डिस्कशन करते हैं। हार्डनेस, एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। ठीक है, वाटर की ऐसी प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रॉय कर दे सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सोप। तो ये क्यों डिस्ट्रॉय करते हैं, इट इज ड्यू टू आयंस, कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस ऑफ नहीं, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से होता है। ठीक है, ये जैसे लिखा है, ये टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं, एंड ये जो होते हैं ये परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरीन, सल्फेट एंड नाइट्रेट आयंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। एक्सप्रेस्ड इन CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और इसकी भी एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट 200 से 600 मिलीग्राम पर लीटर है, जैसे अल्कलिनिटी की थी। ठीक है, टाइट्रेंट जो यूज होता है वर्सनेट सोल्यूशन होता है जिसमें EDTA यूज करता है, और जो वाइन रेड कलर देता है। और टेम्परेरी हार्डनेस इज एलिमिनेटेड बाय बॉइलिंग, ये सब तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो याद रखनी है। फिर हार्डनेस की कितनी क्या रेंज है वो देखते हैं कि 0 से 55 है तो सॉफ्ट है, 55 से लेके 100 है तो स्लाइटली हार्ड है, 100 से लेके 200 है तो वह हार्ड है, एंड 200 से लेके 500 है तो वेरी हार्ड है। देन सोल्यूशन, देखिए ये SSCJ में पूछा गया था। वर्सनेट सोल्यूशन तो अभी बताया है, फॉर हार्डनेस के लिए यूज होता है। क्लार्क्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग के लिए यूज होता है, और हेनर सोल्यूशन जो होता है वो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए यूज होता है। फिर से पढ़ेंगे, वर्सनेट फॉर हार्डनेस, टोटल हार्डनेस। ठीक है, एंड क्लार्क्स फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, एंड हेनर्स फॉर टेम्परेरी हार्डनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्कलिनिटी टोटल कार्बोनेट हार्डनेस और टोटल एल्कलिनिटी निकालने के लिए। अगर टोटल हार्डनेस बड़ा है टोटल एल्कलिनिटी से, तो कार्बोनेट हार्डनेस जो है वो टोटल एल्कलिनिटी के बराबर होगा। और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस टोटल हार्डनेस माइनस टोटल एल्कलिनिटी से होगा। तो क्या हुआ कि TH इज ग्रेटर देन TA, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो गया TA के बराबर। ठीक है, और TH हो गया माइनस करके आ जाएगा, या फिर इसको बेस्ट तरीका मैं बताता हूँ। कार्बोनेट हार्डनेस जो निकालने का तरीका है, इट इज मिनिमम ऑफ TH एंड TA, बस इतना याद रखिए। कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है, जैसे मिनिमम हुआ, TA जो हो गया वो कार्बोनेट हो गया, और नॉन कार्बोनेट माइनस करके आया। ठीक है, फिर अगर
इसमें टीएच मिनिमम हो गया, तो कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा टीएच और टोटल कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगा 0। याद रखेंगे, टोटल कार्बोनेट हार्डनेस होती है टीएच की वजह से, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस होती है टीएच की वजह से। फिर क्लोराइड क्लोराइड कंटेंट कैसे निकालते हैं? मोहर सोल्यूशन से निकालते हैं। पहली बात तो मोहर मेथड से। टाइट्रेंट KgNO3 यूज होता है, सिल्वर नाइट्रेट जिसे बोलते हैं, और इंडिकेटर यूज होता है KMnO4, K2Cr2O4। ठीक। पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। पोटेशियम क्रोमेट बोलते हैं। तो टाइट्रेंट हो गया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, एंड जो इंडिकेटर हो गया वो पोटेशियम क्रोमेट हो गया। येलो टू रेड कलर देता है इंडिकेटर है, कलर बदलने पे पता चल जाता है कि उसमें क्लोराइड कंटेंट प्रेजेंट है। रिवर में जो क्लोराइड कंटेंट है वो 50 मिलीग्राम से कम ही होना चाहिए, याद रखेंगे। आप कमेंट सेक्शन बचाएंगे कि जो BOD है इन रिवर वाटर कितनी होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर क्लोराइड डेंजरस टू किडनी एंड हार्ट, और इसकी जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो 250 से लेके 1000 मिलीग्राम पर लीटर है। नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर। फर्स्ट थिंग काफी बार पूछा गया है। नाइट्राइट इज मोर डेंजरस, इसलिए इसकी लिमिट जो होती है वो 0 होती है। फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया को प्लस करेंगे तो केल्डन अमोनिया कहा जाता है। अमोनिया अफेक्ट बेबी कॉजेज डिजीज कॉल्ड मेथेमोग्लोबिनिया और ब्लू बेबी डिजीज, याद रखेंगे। काफी बार पूछा गया है कि ब्लू बेबी डिजीज को और क्या कहते हैं, या फिर किसकी वजह से कॉज होता है। अमोनिया नाइट्रेट की वजह से भी यूज होता है। फिर एक्सेप्टेबल और परमिसेबल लिमिट्स जो होती है, फ्री अमोनिया की 0.15, ऑर्गेनिक अमोनिया एल्यूमिनाइड अमोनिया भी बोलते हैं, इसकी 0.30, और नाइट्राइट की 0 एंड नाइट्रेट की 45 मिलीग्राम पर लीटर। ये पार्ट को भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री अमोनिया रीसेंट पॉल्यूशन को बताता है, ऑर्गेनिक अमोनिया इंडिकेट N2 पार्शियल डिकम्पोजिशन हो गया, नाइट्राइट डिकम्पोजिशन हो रहा है और नाइट्रेट डिकम्पोजिशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, फिर फ्लोराइड की जो पहली बात तो काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोराइड को जो एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट है वो क्या है। 1 है एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन है 1.5, और फ्लोराइड को रिमूव करने के लिए नालगोंदा टेक्निक और प्रशांति टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, हैशटैग पॉइंट है, आखिरी पेज पे शायद मिलेगा। एक्सेस रिजल्ट इन डिस्कलरेशन ऑफ टीथ कॉल्ड मोल्टिंग ऑफ टीथ, याद रखेंगे। ठीक है, एक्सेस हो गया तो डिस्कलरेशन हो जाएगा, और कम पड़ गया जैसे 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम पड़ गया तो बोन फ्लोरोसिस हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बोन कमजोर पड़ जाती है। एक्सेप्टेबल और रिजेक्शन लिमिट बताई दी थी। फिर डिजॉल्व O2 डीओ जिसे बोलते हैं, फ्रेश वाटर में जनरली 4 मिलीग्राम पर लीटर होनी चाहिए, और अगर ज्यादा हो गई डीओ अगर ज्यादा हो गई तो कोरोजन कॉज कर देता है। ठीक है, एसिडिटी भी बढ़ा देता है। तो डिजॉल्व O2 रिंकलर्स मेथड यूज करते हैं। टाइट्रेंट सोडियम थ्रियोसल्फेट। टाइट्रेंट देखिए, दो चीजों का याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है हार्डनेस वाला, एक है एल्कलिनिटी वाला, दोनों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कलिनिटी में H2SO4 यूज हुआ था विद मिथाइल ऑरेंज एज अ इंडिकेटर, और एल्कलिनिटी में हार्डनेस में यूज हुआ था वर्सनेट सोल्यूशन या EDTA सोल्यूशन, और वाइन रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इंडिकेटर इसमें यूज होगा स्टार्च, और डीओ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फिर बाकी केमिकल्स और पैरामीटर्स की कुछ एक्सेप्टेबल और परमिसिबल लिमिट, जिसे रिजेक्शन लिमिट भी बोलते हैं, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सल्फेट की 200 मिलीग्राम से लेके 400 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और जैसे ये हो गया, और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में मैंने पढ़ा है कि 192 मिलीग्राम पर लीटर होता है फॉर वेस्ट वाटर। ठीक है, सल्फर कंटेंट। ठीक है, तो सल्फेट हो गया 200 से 400 मिलीग्राम, बोरोन हो गया 0.5 से लेके 1 मिलीग्राम, आर्सेनिक हो गया 0.01 से लेके 0.05, एल्यूमिनियम की 0.0, एल्यूमिनियम का पूछा गया था। ठीक है, बोरोन का नहीं पूछा गया था, बट बोरोन एल्यूमिनियम काफी बार पूछा गया, तो 0.03 से लेके 0.2, कॉपर 0.05 से लेके 1.5, फ्लोराइड अभी बताया था 1 से लेके 1.5, लेड 0.05 से लेके इसका मतलब है नो एक्सेप्टेबल लिमिट्स नहीं है, इससे ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए 0.05 से लेके। अमोनिया 0.5 से लेके ये भी। ठीक है, आयरन 0.3 से लेके 9,
सल्फाइड 0.05 से लेके नो रिलैक्सेशन आगे भी, मैग्नीज 0.1 से लेके 0.3, कैल्शियम 75 से लेके 200 मिलीग्राम पर लीटर। प्रेजेंस ऑफ lead can detected by 6 drops of H2SO4 in water which yields to white precipitate. Lead is known as cumulative poison, याद रखेंगे। हैशटैग पॉइंट SSCJ में पूछा गया था। मर्करी इज टॉक्सिक इन ऑल फॉर्म्स, इसकी जो लिमिट है वो 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है एंड स्लोली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स, याद रखेंगे। बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर, यहाँ से बीओडी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं। प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, प्रेजेंस ऑफ O2 एब्सेंट तो एनारोबिक होता है। कोलीफॉर्म्स प्रेजेंट इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, याद रखेंगे। कोलीफॉर्म्स अगर प्रेजेंट है तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट करता है। और कोलीफॉर्म्स को टेस्ट करने के लिए 3 तरीके हैं। MFT जिसे बोलते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, MPN मोस्ट प्रोबेबल नंबर, और कोलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ड्रिंकिंग वाटर में ई कोली जो होता है वो 0 होना चाहिए फॉर 100 मिलीग्राम पर, और MPN जो होता है वो 1 होना चाहिए फॉर 100 मिलीग्राम पर लीटर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर इसको कल से पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर यहाँ से सारे सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन और बायोलॉजिकल जो भी होता है एक्टिवेटेड स्लज, नहीं वो तो उसमें हो गया। स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कल पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को।